तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंगिक जनन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने और लैंगिक जनन के बारे में बता दिया है। यदि अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छे से समझाया गया है और काफ़ी अच्छे ढंग से नोट्स को भी बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए आज का जो लेक्चर है उसको शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ पुष्प के बारे में जानेंगे और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग नर जनन अंग के बारे में जानेंगे। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में पुष्प के बारे में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक अगर देख लीजिएगा तो आपको पुष्प से रिलेटेड यानी कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं, सहायक अंग कौन होते हैं, आवश्यक अंग कौन होते हैं, पुमंग, जयांग, स्वपरागन, परपरागन, सारे चीज़ को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर यदि अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जनन की वह विधि है जिसमें दो भिन्न लिंग नर और मादा भाग लेते हैं, उसे क्या कहेंगे? लैंगिक जनन कहेंगे। याद रखिएगा, लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। अब देखिए, नर युग्मक को क्या कहेंगे, यानी मेल गेमेट को क्या कहते हैं हम लोग? शुक्राणु कहते हैं। जबकि मादा युग्मक को हम लोग क्या कहेंगे? अंडाणु कहेंगे। ठीक है, यानी नर युग्मक को शुक्राणु कहा जाता है, मादा युग्मक को हम लोग अंडाणु कहते हैं। नर युग्मक का जो आकार होता है वो छोटा होता है और साचल होता है। साचल का मतलब होता है गतिशील। ठीक है, जबकि मादा युग्मक का जो आकार होता है वो बड़ा होता है और ये अचल होता है, यानी गतिशील नहीं होता है। इसके बाद देखिए, हम लोग जानेंगे कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संगलन निषेचन कहलाता है। तो देखिए, नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज यानी जाइगोट का क्या होता है? निर्माण होता है। यानी कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक का निषेचन होता है तब युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। और यही आगे चल के क्या करता है? तो यानी कि भ्रूण का विकास करता है। ठीक, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए, जाइगोट विकसित होकर वयस्क जीव का निर्माण करता है। और जो जाइगोट होता है यानी कि युग्मनज, वो यानी कि वयस्क जीव का क्या करेगा? निर्माण करेगा। इसके बाद देखिए, लिंग के आधार पर जीवों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है एक लिंगी और दूसरा होता है आपका द्विलिंगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक लिंगी को जानेंगे। तो याद रखिएगा, जब नर या मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाता है तब उसे एक लिंगी जीव कहते हैं। यानी कि जैसे हम लोग देखिए, हम लोग में क्या होता है मानव जाति में कि नर अलग होता है और मादा अलग होता है। तो हम लोग क्या हुए? तो एक लिंगी हुए। और याद रखिएगा, जिसमें दोनों एक ही जीव में उपस्थित हो, जैसे मान लीजिए अड़हुल का फूल ले लीजिएगा, उसमें नर और मादा एक ही में होता है। ठीक है ना। जैसे आप केचुआ को ले लीजिए, उसमें नर और मादा क्या होता है? एक ही में होता है। तो वो सब हो जाएगा द्विलिंगी। लेकिन जिस जीव में नर और मादा अलग अलग होते हैं उसको यानी कि एक लिंगी कहते हैं। जैसे आपका पपीता हो गया, तरबूज हो गया, मनुष्य हो गया, घोड़ा हो गया, बंदर हो गया, कबूतर हो गया, मछली हो गया, मेढक हो गया, ये सब जो होता है ये एक लिंगी होता है, क्योंकि इसमें नर और मादा क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इसके बाद देखिए, अगला नंबर है, जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, यहाँ पर करते होना चाहिए, करते हैं, उसे नर जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? नर जीव। इसके बाद जो जीव केवल अंडाणु उत्पन्न करते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? मादा जीव कहेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए आपका है द्विलिंगी। समझिएगा, जब नर और मादा लिंग एक ही जीव में होते हैं तो उसे क्या कहेंगे? द्विलिंगी कहेंगे या उभयलिंगी कहते हैं। ठीक है ना। जैसे सरसों हो गया, अड़हुल हो गया, केचुआ हो गया, कृमि हो गया, हाइड्रा हो गया, ये सब क्या होते हैं? तो द्विलिंगी प्राणी है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन को देखेंगे। और यदि अगर आप लोग वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा तो आपको इस टॉपिक से कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। चलिए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डायग्राम में समझ लेते हैं पुष्प के बारे में। तो देखिए, ये वाला जो भाग देख रहे हैं आप लोग, ये वृंत होता है। और ये वाला जो भाग होता है इसको बाह्यदल पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्यदल पुंज। और जो रंग बिरंगा भाग होता है इसको क्या कहते हैं? ये जो भाग देख रहे हैं फूल का, इसको हम बोलेंगे दल पुंज। क्या बोलेंगे? दल पुंज। ये क्लियर हुआ आपका। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे? तो जनन भाग के बारे में जानेंगे। तो समझिएगा, जो आप ये भाग देख रहे हैं ये यानी कि पुष्प का स्त्री भाग होता है, इसी को जयांग कहते हैं। क्या कहेंगे? जयांग कहेंगे, या फिर स्त्री केसर कहते हैं। ये जो भाग देख रहे हैं ये स्त्री वाला भाग होता है, यानी मादा भाग होता है, इसी को जयांग कहेंगे या फिर स्त्री केसर कहेंगे। ठीक, और ये जो रचना देख रहे हैं आप,
ये वाला रचना, इसको यानी कि पुमंग कहते हैं और इसे यानी कि पुंकेसर भी कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए, अब हम लोग पहले पुंकेसर के बारे में जानेंगे। तो ये वाला जो भाग देख रहे हैं, इसको पूरे को हम पुंकेसर कहेंगे, जबकि इसको अगर हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, नीचे वाला भाग जो डोरी जैसी रचना है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तंतु बोलते हैं या पुतंतु बोलते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना, इस भाग को क्या कहेंगे, तंतु या पुतंतु। इसके बाद जो ये गोल वाला भाग देख रहे हैं ऊपर में, ठीक है, इसी को बोला जाता है क्या, परागकोश बोलते हैं। और इसके अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिसको हम लोग परागकण कहते हैं। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, तो स्त्री वाले भाग को समझेंगे। समझिएगा, ये भाग जो देख रहे हैं फूल का, ये आपका स्त्री वाला भाग होता है, यानी कि मादा भाग होता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, जयांग कहेंगे। ठीक, या फिर स्त्री केसर कहेंगे। इसके तीन भाग होते हैं। ऊपर वाला जो भाग देख रहे हैं ना, इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। और जो ये नली देख रहे हैं आप, और ये जो नली देख रहे हैं आप, इसी को वर्तिका बोलते हैं। ठीक, और ये वाला जो भाग देख रहे हैं आप, नीचे वाला भाग, इसी को अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अंडाशय। और ये तीनों मिलाकर क्या बनाएगा, पुष्प का स्त्री केसर भाग जो होता है, उसको पूर्ण करता है। अब इसके काम को भी यहाँ पर हम समझ लेते हैं, तो समझिएगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है, परागकोश। परागकोश के अंदर परागकण होता है। ठीक, और ये वाला जो भाग होता है, ये मादा होता है। ऊपर का भाग को हम वर्तिकाग्र कहते हैं। ये चिपचिपा होता है। क्या होता है, चिपचिपा। जब यानी हवा हो गया, कीट हो गया, पक्षी हो गया, बारिश हो गया, अगर किसी भी माध्यम से ये परागकण यहाँ से उड़कर अगर मान लीजिए इस वर्तिकाग्र तक पहुँचता है, ठीक है ना, परागकण आया यहाँ से, यहाँ पर पहुँच गया। ठीक, अब ये परागकण इसमें चिपक जाता है, और ये परागकण क्या होता है, तो ये यानी कि इस नली से होते हुए, यानी कि वर्तिकाग्र पर चिपका, और वर्तिका होते हुए कहाँ आएगा, अंडाशय में आएगा। और यहाँ पर निषेचन का कार्य क्या होता है, तो शुरू हो जाता है। ठीक, तो आप लोग को काम तो समझ में आ गया होगा पूरा। अब हम लोग पूरे नोट्स को बारीकी से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ठीक, तो चलिए, तो देखिए समझिएगा। पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें नर और मादा युग्मक के संलयन से एक नए पौधे का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके बाद देखिए, पुष्प एवं इसके जनन भाग सामान्यतः फूल एक डंठल के द्वारा तने से जुड़ा हुआ रहता है, जिसे हम लोग वृंत कहते हैं। अब देखिए, वृंत किसको कहेंगे, समझिएगा। जो ये वाला भाग देख रहे हैं ना आप, इसी को वृंत कहते हैं। जैसे हमारा जो पुष्प होता है, उसको उसके नीचे जो यानी कि जिस पर पुष्प टिका हुआ रहता है, जैसे मान लीजिए ये वाला जो भाग देख रहे हैं, ये तो पुष्पासन है। क्या है ये, पुष्पासन। लेकिन इसके नीचे वाला जो भाग है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वृंत कहेंगे। ठीक, वृंत के सिरे पर स्थित फूला हुआ तथा चपटा भाग क्या कहलाता है, पुष्पासन या थैलेमस उसको कहते हैं। क्या कहेंगे, पुष्पासन या थैलेमस। जो ये वाला भाग देख रहे हैं आप लोग, ये पुष्पासन है आपका। ठीक है ना, इसी पर पुष्प क्या होता है, टिका हुआ रहता है। इसके बाद देखिए, एक सामान्य पुष्प के 4 भाग होते हैं। सामान्य पुष्प के कितने भाग होंगे, 4 भाग होंगे। पहला होता है आपका बाह्यदल पुंज, दूसरा होता है दल पुंज, तीसरा होता है पुमंग, और चौथा होता है जयांग। तो समझिएगा, बाह्यदल पुंज और दल पुंज, यानी कि देखिए, पहले हम आपको समझा देते हैं कि बाह्यदल पुंज और दल पुंज क्या होता है। समझिएगा, जो ये वाला हरा वाला भाग देख रहे हैं ना, ये यानी कि क्या होता है, तो बाह्यदल पुंज होता है। ये जो हरा वाला भाग देख रहे हैं आप दोनों साइड, ये आपका क्या है, बाह्यदल पुंज। और जो रंगीन भाग देख रहे हैं, जो फूल होता है रंगीन रंग बिरंग का, इसी को दल पुंज बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं हम लोग पुमंग। और इसके बाद जो ये वाला भाग आप देख रहे हैं, इसको यानी कि जयांग बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये जो होता है आपका, ये यानी कि नर भाग होता है, जबकि ये जो होता है आपका, सॉरी, ये वाला भाग, ये आपका होता है मादा। ठीक, और ये सब जो होते हैं, ये सब सहायक अंग होते हैं। ठीक, तो अब देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज को सहायक अंग कहते हैं। ये जो होता है, ये दलपुंज और ये बाह्य दलपुंज, ये दोनों क्या होते हैं, तो सहायक अंग होते हैं, जो कि जनन भाग का क्या करता है, तो रक्षा करता है। ठीक, इसके बाद देखिए, पुमांग और जयांग को आवश्यक अंग कहा जाता है, क्योंकि यही जो है यानी जनन की क्रिया करता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम लोग आवश्यक अंग कहते हैं। इसे याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, सहायक अंग का काम यहाँ पर देख लीजिए, फूलों को आकर्षण बनाने के साथ साथ आवश्यक अंगों की रक्षा भी करते हैं। यानी कि
जो सहायक अंग होते हैं वो फूलों को आकर्षक भी बनाते हैं और साथ ही साथ जो यानी कि आवश्यक अंग है यानी कि पुमंग और जयांग उसकी रक्षा भी करते हैं। ठीक, और आवश्यक अंग जनन का कार्य करता है, जो कि हम बता चुके हैं। जो आवश्यक अंग होता है वो यानी कि क्या करता है, जनन का कार्य करता है। इसके बाद देखिए लिखा गया है कि जब फूल में सिर्फ पुमंग या जयांग रहते हैं तो उन्हें एक लिंगी कहते हैं। यानी कि जब मान लीजिए एक फूल में पुमंग हो और दूसरे फूल में जयांग, यानी कि एक फूल में सिर्फ दोनों में से कोई अगर एक रहता है तो उसको एक लिंगी बोलेंगे। लेकिन जिस फूल में ये दोनों उपस्थित होता है उसे उभयलिंगी या फिर द्विलिंगी कहते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए हमारा है पुमंग। अब पुमंग के बारे में हम लोग जानेंगे। यह पुष्प का नर भाग है। इसमें कई लंबी लंबी रचनाएं होती है जिन्हें हम लोग पुंकेसर कहते हैं। जैसे आप लोग ये वाला भाग देख रहे हैं यहाँ पर पुष्प का, यही होता है पुमंग आपका। ठीक है, आप अब हम इसको यहाँ पर एक रचना ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से एक निकाल लिए इसको। ठीक, अब यहाँ पर इसकी रचना हमने पार लिया तो याद रखिएगा इसमें कई छोटे छोटे कण रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए इसके दो भाग होते हैं, यानी पुमंग के कितने भाग होंगे, दो भाग। पहला जो आप ये देख रहे हैं इसको तंतु या पुतंतु कहते हैं। ठीक, इसके बाद ये वाला जो भाग देख रहे हैं आप गोलाकार, इसी को परागकोश कहते हैं और इसके अंदर जो छोटे छोटे कण होते हैं उसको यानी कि परागकण कहते हैं। ठीक, ये वाला भाग जो देख रहे हैं इसको पुतंतु, जबकि ऊपर का भाग को क्या कहेंगे हम लोग, परागकोश कहेंगे और इसके अंदर जो कण होगा उसको हम लोग बोलेंगे परागकण। ठीक, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं। पुमंग यह पुष्प का नर भाग है। इसमें कई लंबी लंबी रचनाएं होती है जिन्हें पुंकेसर कहते हैं। प्रत्येक पुंकेसर के दो भाग होते हैं। याद रखिएगा पहला भाग जो होता है वो तंतु होता है, जो लचीला पतला लंबा तथा डोरे के समान होता है। ये पतला होता है, क्या होता है, पतला। ठीक, और पुष्पासन से जुड़ा हुआ रहता है। और किससे जुड़ा रहता है, पुष्पासन से जुड़ा हुआ रहता है। अब हम परागकोश की बात करेंगे तो परागकोश, इसमें पीले रंग का कण पाया जाता है। जो परागकोश होता है ना, इसमें पीले पीले रंग का यानी कि कण पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, परागकण बोलेंगे। परागकोश के अंदर क्या होता है, परागकण होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है ना, तो आप लोग याद रखिएगा। पुंकेसर पुष्प का नर भाग होगा। पुंकेसर के दो भाग हैं, तंतु, परागकोश। परागकोश के अंदर क्या होगा, परागकण होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए अब हम लोग जयांग के बारे में बात करेंगे। तो याद रखिएगा जयांग यह पुष्प का मादा भाग है। इसे स्त्री केसर भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, स्त्री केसर कहेंगे। एक बार यहाँ पर आप लोग इमेज देख लीजिए। ये वाला जो भाग है आपका ये यानी कि पुमंग है, जबकि ये वाला जो भाग देख रहे हैं आप पिछला वाला मोटा सा, ये आपका जयांग होता है और इसी का इमेज यहाँ पर थोड़ा दिखाया गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर समझेंगे स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं, यानी जो स्त्री, ये जो लेडीज भाग है मादा भाग, ठीक है ना, इसके तीन भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है इसको वर्तिका बोलते हैं, सॉरी वर्तिकाग्र, क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र बोलेंगे सबसे ऊपर वाले भाग को। जबकि बीच वाले भाग को हम लोग बोलते हैं वर्तिका, क्या बोलेंगे, वर्तिका। और यहाँ पर जो देख रहे हैं सबसे निचला भाग, इसी को अंडाशय बोला जाता है। क्या बोलेंगे, अंडाशय बोलेंगे, याद रखिएगा। तो देखिए हम आपको सबसे पहले समझा देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए जैसे आपको पता है कि इसके बगल में क्या होता है, पुमंग होता है। यहाँ पर हम पुमंग ले लेते हैं अपने हिसाब से। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, परागकण होगा। इसके बाद देखिए जब वायु का प्रवाह होगा यानी कि हवा बहेगा तो ये परागकण क्या होता है, तो उड़ता है। और उड़ने के बाद जब ये वर्तिकाग्र पर पड़ेगा तो वर्तिकाग्र पर पड़ने के बाद क्या होता है, तो ये यानी कि परागकण को अंदर की ओर भेजता है। याद रखिएगा वर्तिकाग्र का ऊपर वाला भाग जो होता है वह चिपचिपा होता है। ठीक है ना, जिसके कारण परागकण उसके अंदर चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद वो परागकण क्या होता है, तो इस नली के माध्यम से, ठीक, इस नली के माध्यम से कहाँ पहुँचता है, अंडाशय में पहुँचता है। और अंडाशय में अंडाणु मौजूद रहता है जो कि निषेचन का कार्य शुरू कर देता है। ठीक, इसके बाद देखिए हम तीनों भाग को बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहला है अंडाशय, इसको ओवरी बोलते हैं। अंडाशय स्त्री केसर का निचला चौड़ा आधारीय भाग है। ये क्या है, निचला चौड़ा आधारीय भाग होता है जो पुष्पासन से जुड़ा हुआ होता है। इसमें बीजांड होते हैं, इसमें क्या होते हैं, बीजांड होते हैं। और प्रत्येक बीजांड के भीतर भ्रूण कोश होता है जिसमें क्या होते हैं, तो अंडाणु मौजूद रहते हैं। ठीक, अंडाणु जो मौजूद होता है, जब ऊपर से परागकण आता है तो यहाँ पर क्या होता है, तो निषेचन का कार्य शुरू हो जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए हम वर्तिका की बात करें तो समझिएगा स्त्री केसर का वह भाग जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ता है, यानी कि वर्तिकाग्र को किसे जोड़ता है, अंडाशय से जोड़ने का जो काम करता है इसी को वर्तिका कहते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए वर्तिकाग्र समझिएगा फूल का मादा प्रजनन अंग का सबसे ऊपरी भाग,
होता है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र बोलेंगे। यह परागकणों को पकड़ने के लिए चिपचिपा होता है, यानी कि ये क्या होता है, चिपचिपा होता है, जिससे परागकण को आसानी से पकड़ा जा सके। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए अब हम लोग जानेंगे कि परागन क्या होता है, स्वपरागन क्या होता है, पर परागन क्या होता है, तो समझिएगा। तो देखिए परागकणों के परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उस जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। जब देखिए परागकोश से जो कण निकलता है वो अगर मान लीजिए इसी वर्तिकाग्र पर पड़े या फिर किसी और भी जो अन्य पुष्प होते हैं उसके वर्तिकाग्र पर भी अगर पड़ता है तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, परागन कहेंगे। क्या कहेंगे, परागन। और यह दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागन, एक होता है आपका पर परागन। तो समझिएगा स्वपरागन क्या होता है, जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हो या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हो तो उसे हम स्वपरागन कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, कोई पौधा है, ठीक है ना, इसमें मान लीजिए अनेकों फूल है, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, मान लीजिए ये वाला फूल है। अब देखिए यहाँ से जो परागकण निकलेगा अगर इसी पुष्प पर पड़ेगा तब पर भी इसको स्वपरागन बोलेंगे। और यहाँ से जो परागन निकलेगा, सॉरी परागकण, वो यानी कि मान लीजिए अगर इस पुष्प पर पड़ जाता है, देखिए पौधा एक ही है, पुष्प अनेक है, अगर यहाँ से परागकण निकलकर दूसरे पुष्प पर भी अगर पड़ जाता है तब पर भी उसको यानी कि हम स्वपरागन ही बोलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए दूसरा कोई वृक्ष है, ठीक है ना, उसके पुष्प पर अगर जाकर ये परागन अगर पड़ जाएगा तब इसको हम पर परागन बोलेंगे। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए स्वपरागन, जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हो या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हो तो उसे हम स्वपरागन कहते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए पर परागन क्या होता है, जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पर स्थित, क्या बोले, दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हो तो उसे हम पर परागन कहते हैं। क्या कहेंगे, पर परागन कहेंगे, याद रखिएगा। इसके लिए किसी बाहरी कारक जैसे कीट हो गया, पक्षी हो गया, मनुष्य हो गया, वायु हो गया, जल आदि की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगर ये सब नहीं रहेगा तो फिर पर परागन नहीं हो पाएगा। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे कि पर परागन क्या होता है, स्वपरागन क्या होता है। इसके बाद देखिए निषेचन समझिएगा। नर युग्मक यानी कि जो परागकण होते हैं वो, और मादा युग्मक जो अंडाशय में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, सो अर्थात शुक्राणु और अंडाणु के संयोग को निषेचन कहा जाता है। यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो निषेचन कहेंगे। क्या कहेंगे, निषेचन। और पादप में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो बीजांड में होती है। कहाँ होगा, बीजांड में होगा। ये जो देख रहे हैं ना, यही होता है बीजांड, और यहीं पर क्या होता है, तो निषेचन का कार्य होता है। ठीक, तो देखिए ये वीडियो आपका यहीं पर अंत होता है। अगला वीडियो मानव प्रजनन तंत्र का है, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।